अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी। मैं हूँ किरण आफ्ताब। नाम का सेफ सिटी इस्लामाबाद दहशतगर्दी की लपेट में है, जहां पुलिस एहलकार, सहाफ़ी, आम शहरी कोई भी महफूज नहीं। सहाफ़ियों और पुलिस एहलकारों पर हमले करने वाले अभी तक नामालूम है। जो मालूम हुआ वो ये कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हालात की संगीनी का एतराफ़ किया, जिससे शहरी मजीद सहम गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मजीद मजबूत बनाने का दिलासा भी किसी काम नहीं आ रहा। सूरत हाल कैसी हो चुकी है, इस पर रिपोर्ट देखते हैं आदिल तनोली की। कुछ अर्सा से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पुलिस में हमारे दौर में शोहदा की तादाद जो है वो 9 हो गई है। इसी हफ्ते में 50 ईगल स्क्वाड हमने पुराने बनाए हैं। 100 नए मोटर बाइक स्क्वाड होंगे जो कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे। इस्लामाबाद दहशतगर्दों के निशाने पर, नाम के सेफ सिटी में खौफ का सोनामी। वफाकी वजीर दाखिला के इतराफी बयान पर तो तहफ्फुज़ की आस लगाए शहरियों में तशवीश की लहर ही दौड़ गई। क्या सहाफ़ी, क्या पुलिस एहलकार, क्या आम शहरी, सब के सब गैर महफूज। वजीर दाखिला के बयान पर सवाल ये उठता है कि नया मोबाइल स्क्वाड सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक करने से होगा क्या? करोड़ों रुपए के मंसूबे से शहर को पहले कितना तहफ्फुज़ मिल गया जो अब मिल पाएगा? जुमेरात की शब दहशतगर्दी का निशाना बने 2 एहलकारों की पुलिस लाइंस में जुमे को नमाज जनाजा अदा हो गई। जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को भेज दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला नमाज जनाजा में शिरकत की बजाय 2 रोजा दौरे पर वजीरिस्तान चलते बने। हिफाजती इंतजामात का मुंह चढ़ाते वाकयात तो साफ कह रहे हैं, माजी ही कितना दावे शायद ही हकीकत के रूप में ढल सकें। नाम डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन फौज से जमहूरी हुकूमत गिराने के मुतालिबे। ये अपोजिशन किस जमहूरियत पर यकीन रखती है, जरा बताए तो सही। वजीर आजम इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को एक बार फिर माफिया करार दिया। लोधरा मुल्तान शाहरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत गिराने की कोशिश में लगी जमातें अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये लोग NRO न मिलने से परेशान हैं। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है। वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पोलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दे, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों अरबों डॉलर। डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान में जरा देखिए आज क्या हालात है। आज अल्लाह ने हमें कैसे निकाला है, और उसके बावजूद जब उनका -7 पे ग्रोथ रेट है, हमारा 4% पे चला गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान से बहुत बुरे हालात थे। खबरों में आगे देखिए, जियाले कायद का जोशीला अंदाज। एक तीर से कई शिकार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के साथ पुराने इत्तेहादियों को भी रगड़ डाला। कहा, ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जहां रायविंड के सजायाफ्ता वजीर आजम को लंदन भेजकर कहा जाता है कि NRO नहीं दूंगा। नवाब शाह के सदर को 3 साल से मेडिकल जमानत पर रखा हुआ है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को जमानत मिल जाती है और सखर के अपोजिशन लीडर से अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन का इंतजार करेगी, लेकिन अवाम इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज भी फिर से जो हमारा वजीर आजम साहब है वो इराक अलाप रहा था, करप्शन करप्शन, माफिया माफिया, दोगला निजाम चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उस वजीर आजम से जो कहता था कि रूल ऑफ लॉ होगा, ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस नया पाकिस्तान जहाँ NRO नहीं दिया जाता है। और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद
गुजार रहा है। बेटी का कहने के बावजूद, उसका बेटा का कहने के बावजूद वो तो बाहर नहीं जाता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सफर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। समझो खान साहब, क्या आप करप्शन कह के आप दूसरा टर्म देख रहे हो? अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। अजाब बन के आप आए हो, बद्दुआ आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासी बहन की पार्टी पर भी खूब हमले किए। जिनके साथ स्टेज शेयर किया था उन्हें हुकूमत का सहूलतकार करार दे दिया। बोले पंजाब में नंबर होने के बावजूद अदम एतमाद की तहरीक ना लाई जाए तो मतलब दाल में कुछ काला है। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है। बिलावल की जुबान से तीर निकल रहे थे। जितने तीर हुकूमत पर बरसे उतने ही तीरों ने बिलावल की मुंह बोली बहन की जमात को भी जख्मी किया। क्यों बिलावल 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 और बिलावल बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। ये लोग सच्चे थे। अगला दिन इस्तीफा देता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो उसी दिन वो इस्तीफे देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते। आले कायद ने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत का सहूलतकार भी कह दिया। पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है, कदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून पर शक का भी इजहार किया। बच्चा जानता है ऑपोजिशन अदम एतमाद ला के बुज़दार को हटा सकता है, पंजाब को बचा सकता है। वो करने को तैयार नहीं है तो दाल में कुछ काला लगता है, दाल में तो कुछ काला लगता है। बिलावल साहब, क्या आपकी जमात बजट के मौके पर ओपोजिशन का साथ देगी? इनके नखरे के बावजूद मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले, हुकूमत की बजट को रोकें। पीडीएम सरबराह ने पीपल्स पार्टी को ताना दिया था। ये तो आम आदमी ने फैसला करना है। आम आदमी की आवाज पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। ये किस किस्म का मजाक है? बिलावल ने फजलुल रहमान को भी जवाब दिया। उनका लहजा में, उनका जबान में जरा एक सख्ती आई है और इसका दुख की वजह से आया होगा कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो हम उनको ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरीके से अपना दुख का इजहार करें। दुख ही नहीं, जरा गुस्से का भी इजहार किया। सेहत और जातियात पर सियासत न कीजिए, जवाब देना वरना हमें भी आता है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया। बीमारी के ऊपर सियासत करनी तो हम भी बड़ी कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये पहलू बड़ा अफसोसनाक है कि इस तरह की स्टेटमेंट बिलावल साहब की तरफ से आई है। मेरा सियासी मशवरा है कि किसी की सेहत पे सियासत ना करें और सियासत को सियासत समझ के करें। अगर ये ज़ाती मुखालफत में इसको तब्दील करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी। अब बिलावल साहब को ही शुड मूव फॉरवर्ड, वरना बातें करने पे आए तो हम बहुत बातें कर सकते हैं। तो बहुत, और पंजाब और सिंध की जेलों का भी बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के जब बात किया करें थोड़ी एहतियात के साथ किया करें। हमने पिछले 3 साल बहुत कुर्बानियाँ दी और हकीकी अपोजिशन बन के कुर्बानियाँ दी हैं। ये तानेबाजी और ये जुगतें उनको ज़ेब नहीं देती। वो एक पार्टी के सरबराह हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी का अंदाज कुछ ज़्यादा ही जोशीला था। इतने जज्बाती नज़र आए कि कभी बोलते बोलते भूल गए, कभी ज़बान लड़खड़ा गई। डाइस को तो ढोल समझकर पीटते रहे। हुकूमत पाकिस्तान को पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। और हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। बेरोजगारी में इजाफा का दौर का सरपरस्ती की है, रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। आखिरकार वो 1 करोड़ नौकरियां हमें मिलेंगे,
वो 10,000 कितने थे 50 लाख घर, 50 लाख घर। जरूरत ही का है। किस किस्म का दोगला निजाम है ये, किस किस्म का मजाक है, मजाक है। अवाम आपके MNAs को गला से पकड़े, तेरा झूठ इस तरीका से चलेगा? डोल बीटर। ये सब भी होता रहा और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% और फौज के सिपाहियों की तनख्वाहों में 175% इजाफे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पेंशन भी 150% बढ़ाने की फरमाइश की। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का। GDP में वो कहते हैं इजाफा हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं एक लात मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। जब आप मुआशी तरक्की कर रहे हो तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह 100% इजाफा करेंगे। आप पेंशन में 150% इजाफा करेंगे। हमारा सिपाहियों के लिए तनख्वाह में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह 175% इजाफा करेंगे। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत पेंशन का बोझ कम करने के तरीके ढूंढ रही है। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात बिल की मंजूरी दे दी है। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट। आप तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह 100% इजाफा करेंगे। आप पेंशन में 150% इजाफा करेंगे। जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुतालबात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फखर से क्रेडिट ले रहे थे, उसी वक्त कराची में सिंध काबीना के अरकान तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से खजाने पर पड़ने वाले बोझ का हल ढूंढ रहे थे। वजीर आला सिंध ने काबीना से खिताब में यहाँ तक कहा कि अगर इस्लाहात ना की तो पेंशन का बिल तनख्वाहों से भी बढ़ जाएगा। इसी मसले का हल ढूंढने के लिए सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात बिल की मंजूरी भी दी। इस बिल में कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाने की तजवीज की गई है। बिल के मुताबिक रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस, 55 साल उम्र होना लाजमी होगा। पेंशन इस्लाहात से हुकूमत पर 43 करोड़ 30 लाख रुपए का बोझ कम होगा। इस वक्त सिंध हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों का माहाना बिल तकरीबन 24 अरब रुपए और पेंशन का माहाना बिल 13 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं इसी बोझ को कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात करनी पड़ रही हैं। आगे आ रहा है वसीम अकरम प्लस का करारा जवाब। क्या जरदारी साहब IMF नहीं गए थे? स्टील मिल और PIA किसने तबाह किए? भल सफाई में किसने अरबों का गबन किया? बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर सरकारी कैंप से भी जवाब आ गया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कई सवालात उठा दिए। अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा इकानमी का रोना रो रहे थे। क्या इनके वालिद साहब जो है वो IMF के पास नहीं गए थे? तो आपने बैरूनी कर्जों के अंदर 32% इजाफा किया था। आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए हैं सिंध के अंदर? ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती, आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। पानी के ऊपर आप किस मुंह से सियासत करते हैं? भल सफाई के ऊपर सिंध हुकूमत ने जो अरबों का गबन किया है उसका हिसाब दें। 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है कोटरी के लिए, लेकिन कोटरी में 8,000 पहुंचता है क्योंकि रास्ते में नवाबशाह आता है, जरदारी साहब की जमीनें आती हैं। सबसे ज्यादा ग्राम फरोशी जो है वो कराची में पाई जाती है जो कि सिंध का हिस्सा है। सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। स्टील मिल प्रॉफिट में थी, आपके दौर में तबाह हुई। PIA की तबाहकारियां, सियासी भर्तियां कर करके आपके जुम्मे कौन सा एक इदारा ऐसा है जिस इदारे को आपकी नजर ना लगी हो? आप जब करप्शन पे बात करते हैं तो हमें ये कोई क़यामत की निशानियां लगती हैं। आपकी एक्सपर्टीज जो हैं वो लूट मार के अंदर है। जो मशवरे तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं उन पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अमल क्यों नहीं हुआ था? समा ने बिलावल भुट्टो से भी सादा सा सवाल कर दिया, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब देने के बजाय समा पर ही तंज शुरू कर दिया। कहा समा को तो हमसे खास मोहब्बत है। कैबिनेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक कर दीजिए, क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? अभी तो समा के
एक सवाल की गूंज बाकी थी। समा के रिपोर्टर को सलूट कर रहा हूं। समा अच्छा काम कर रहा है। समा वाले जा रहे हैं। समा ने साबित करके दिखाया कि मिफ्ता इस्माइल नहीं बच पाया समा से। मिफ्ताह का बोलते बोलते रुकना, रुक रुक कर बोलना। कैंडीलैंड का नफा नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे फवाद चौधरी ने इस हालत को समा के सवाल पर मिफ्ताह का नॉकआउट होना लिखा। हर जगह दी जा रही थी समा की मिसाल। ये मैं समा वालों को कहूंगा, समा बाजी ले गया कि इतने में हो गया एक और सवाल। पार्टी के दौर को देखें तो उस दौर में भी हालात आपके सामने, महंगाई ज्यादातर डबल डिजिट पे रही और GDP 3% से कम रहा। PIA, रेलवे और दीगर इदारे ऐसे गिरे कि दोबारा स्टील मिल से उठ नहीं सके। भाई 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 वैसे तो जनाब पीपल्स पार्टी चला रहे हैं, मगर समा का पूरा सवाल भी सुन नहीं पा रहे हैं। भाई 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 एक तो आप पीपल्स पार्टी एक तो जरा पढ़े, जरा देखे, जरा याद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है। इस मोहब्बत की बात पर याद आ गया जमाना पुराना, जब बिलावल को पड़ गया था समा का माइक हटाना। आप आपका बॉसेस को कह दें ना, मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। जो था माजी अब तक वही है हाल। इल्जाम लगा बैठे बिलावल, सुनकर फिर चुभता सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है कि वो उनके लिए तो हकायक भी तब्दील हो जाता है। समा तो सिर्फ सवाल करता है बिलावल साहब। इसको समझो। जवाब चाहे कुछ भी हो, सवाल तो होगा, क्योंकि सहाफत का हक है सवाल। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि तरक्याती बजट में कटौती का इल्जाम। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने खूब हंगामा किया, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, मगर हुकूमत ने पूरे 6 बिल मंजूर करा लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। पंजाब असेंबली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद की जेरे सदारत 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ ही था कि आगाज ही में नून लीगी रुकने असेंबली खलील ताहिर सिंधु ने नुक्ताए एतराज उठाते हुए कहा कि पंजाब के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक नहीं होने देंगे। लीगी रुकने असेंबली मलिक अहमद खान ने एहतजाजन वॉकआउट करते हुए कहा कि हुकूमत रूल्स की खिलाफ वर्जी करके असेंबली में कानून साजी कर रही है। ये तो मामला ये है को चलेंगे राजा बिशारत ने ऐवान में बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान ने इसकी मुखालफत में हंगामा आराई और शोर शराबा शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी ने हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब रोज इस बात को प्रूव करते हैं कि वो निहायत छोटे इंसान है, वो निहायत छोटी शख्सियत है कि जिसका दिमाग भी छोटा है, लेकिन उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसका बुग़्ज़ बहुत बड़ा है, उसका गरूर बहुत बड़ा है। अपोजिशन के वॉकआउट और एहतजाज के बावजूद पंजाब असेंबली ने दी पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बिल 2020 और दी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी बिल 2021 समेत 6 बिल मंजूर कर लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। पंजाब काबीना के इजलास में सीनियर वज़रा के बजट से मुताल्लिक़ एतराज़ात पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भरपूर जवाब दिए। राजा बिशारत ने बजट से मुताल्लिक़ मालूमात न होने पर शिकवा किया तो वज़ीर आला ने कह दिया कि आप कैसे वज़ीर हैं, अब आप बात कर रहे हैं जब बजट तैयार हो चुका। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। नरम तबीयत के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी वज़रा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि बाज़ वज़रा को शिकायत है कि इनके महकमों के बजट के मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। मुझे भी कुछ इल्म नहीं कि मेरे महकमे के बजट में क्या है। जवाब में वजीर आला ने कहा कि अगर आपको इल्म ही नहीं तो आप किस बात के वजीर हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि अपने सेक्रेटरी से पूछते। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवान वक्त ने कहा कि अब ये बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि बजट तो 5 माह पहले से बनना शुरू होता है और अब मुकम्मल हो चुका है।
बजट पर बातचीत चल ही रही थी कि वजीर आबपाशी मोहसन लगारी ने कहा कि अक्सर वजीर आला ऑफिस में वुज़रा की बजाय सिर्फ सेक्रेटरीज को बुलाकर मीटिंग और फैसले किए जाते हैं, जिसके जवाब में वजीर आला ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, जिसको चाहूँ बुलाऊं, जब वुज़रा की जरूरत होगी तो मीटिंग करूँगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। उधर सिंध असेंबली पानी चोर के नारों से गूंजती रही। मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट और नहरी पानी से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। इजलास की कहानी सुना रहे हैं संजय साधवानी। स्पीकर सिंध असेंबली का डाइस था और उसके एतराफ जमा अपोजिशन अरकान की नारेबाजी थी। पीटीआई और एमक्यूएम के अरकान कराची में पानी के मसले पर करारदाद पेश करना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं दी गई। सबसे अहम मामला है जनाब स्पीकर, मैं कह ही नहीं रहा हूं, नहीं पूरे सिंध में भी है और खास तौर पे शहर कराची में भी है। एमक्यूएम और पीटीआई के अरकान के शोर शराबे से अपोजिशन के रुकन भी महफूज नहीं रहे। वजारत तालीम दो टोक तरीके से इस बात का ऐलान करे, कराची को पानी का सिस्टम, तालीम का सिस्टम, मैं तालीम पर बात करना चाहता हूँ। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा इस कदर बढ़ा कि स्पीकर सिराज दुरानी को इजलास मुलतवी करना पड़ा, मगर उससे पहले हुकूमती अरकान ने नहरी पानी से मुतालिक बिल मंजूर करा लिया था। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था कि हुक्मरान जमात को कराची वालों का कोई एहसास नहीं है। कराची शहर के पानी के लिए करारदाद थी, जो कि कराची के नुमाइंदों की मुश्तरका करारदाद थी, जिसके ऊपर इनकी प्रायोरिटी नहीं थी कि उनको बोलने दिया जाए। ये आज सबसे बड़ा गैर जमहूरी इजलास हुआ है और स्पीकर साहब की ज़ेरे निगरानी हुआ है। गैर जमहूरी ऐवान था, कोरम तक पूरा नहीं था। सिंध असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ही मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। उसना खबर है जहां बस पर फायरिंग से ड्राइवर जाँ बाख हो गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। 28 खवातीन जख्मी हो गईं। हसन अब्दाल के करीब हरीपुर रोड पर वाक़े पुल पर घात लगाए अफराद ने बस पर फायरिंग की, जिससे ड्राइवर मौके पर जाँ बाख हो गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। इस बस में बिस्किट फैक्ट्री की 28 खवातीन सवार थीं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया है। लाहौर में बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे में मां, 3 कमसिन बेटों समेत जाँ बाख हो गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बस ड्राइवर की जल्दबाजी खातून और 3 बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। फिरोजपुर रोड कमाहा मेट्रो स्टॉप के करीब निजी कंपनी की तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर चढ़ गई। नतीजे में खातून और 3 बच्चे जाँ बाख, जबकि उसका शौहर और 1 बेटी जख्मी हो गए। मैं नहान लगा तो मैंने बड़े भाई ने कहा भी जान दे बच्चे फौत हो गए ने, जान दी वाइफ फौत हो गई है। मैं कहा किस तरह? कहता बैंक स्टाफ ना इस तरह बस ने उन्होंने पिछों टक्कर मारी है। पुलिस का कहना है कि हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। गलती इसमें बस वाले की थी, उसने इनको बैक से हिट किया और उनको फिर ये रोनता हुआ ले गया आगे, तो बस हमने कब्जे में ले ली थी। जाँ बाख होने वालों में 35 साला सबा, 6 साला अहमद, 4 साला अयान और 8 माह का एहतिशाम शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गफलत के मुर्तकिब बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ जाँ बाख अफराद के वर्सा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तान ने भारत में यूरेनियम की एक बार फिर गैर कानूनी फरोख्त पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में 6 किलोग्राम यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की खबरें देखी है। इससे पहले 7 किलो यूरेनियम की फरोख्त का वाक़या पिछले माह महाराष्ट्र में भी हुआ था। कहा, जौहरी मवाद की इस तरह खुलेआम फरोख्त सलामती कौंसिल करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस बात का सुराग लगाना जरूरी है कि यूरेनियम की फरोख्त की कोशिश और इसके पीछे मकासद क्या थे। कोरोना पर आपको अपडेट दें। कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 83 अफराद की जान ली। मजमूई अमवात 21,105 हो गई। 24 घंटे में 1,893 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। खैबर पख्तूनख्वा में अफ्रीकी और भारतीय वायरस के 3 मरीज भी सामने आ गए।
इस्लामाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारे भी 7 जून से खोलने का फैसला हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइवेट तालीमी इदारों में पीर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पहले से चल रही हैं। हिदायत की गई है कि असातिज़ा बच्चों का सिलेबस मुकम्मल करवाने पर भरपूर तवज्जो दें। तमाम इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। मेरा पेपर मेरी मर्जी। रावलपिंडी की फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की तालिबात ने नारा लगा दिया। कहती हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन की है तो पर्चे भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बाद मेरे पेपर मेरी मर्जी। औरत मार्च के नारे से मुशाबा नारा दर्ज किया गया रावलपिंडी की तालिबात के एहतजाज में। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की तालिबात का कहना था कि पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो इम्तिहान ऑनलाइन क्यों नहीं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, हमारी टीचर्स ने क्लासेस ली भी नहीं है। उन्होंने रिकॉर्डिंग्स पोस्ट किए 2-2 घंटे की। मुजाहिरे में तालिबात की कम तादाद पर सवाल हुआ तो वजह कुछ यूं बताई गई। वो आउट ऑफ सिटी हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां और बहुत ज़्यादा लड़कियां आउट ऑफ कंट्री भी हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालिबात से मज़ाकरात किए जिसमें सिलेबस और डेट शीट में आसानी की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया।